नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें फेल बीजेपी। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लालू यादव की सेहत बिगड़ी, डॉक्टर ने कहा अधिक दवा के कारण हुआ साइड इफेक्ट। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का मेडिकल बुलेटिन रिम्स के डॉक्टरों ने आज जारी किया है। लालू यादव की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। उन्हें लगातार पैरों में सूजन की समस्या आ रही है। हालांकि उनका इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने लालू यादव का स्वास्थ्य फिलहाल सामान्य बताया है। डॉक्टरों का कहना है कि सूजन की वजह से लालू यादव को थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। यह सूजन अधिक दवाई के उपयोग के कारण साइड इफेक्ट की वजह से हुई है। गौरतलब है कि लालू यादव पहले से डायबिटीज, दिल की बीमारी से ग्रसित हैं। लालू यादव की किडनी 50% ही फंक्शन है। लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं। उन्हें 42 माह की सजा सुनाई गई है। इनमें से वह 26 माह जेल में बिता चुके हैं। लालू यादव को चारा घोटाले के दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआई कोर्ट सजा सुना चुका है। लालू पर सभी आरोप सिद्ध हो चुके हैं। इन तीनों मामलों में 23 दिसंबर 2017 से वे जेल में हैं। बीमार होने की वजह से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। साथ ही आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चाईबासा कोषागार धोखाधड़ी मामले में जमानत के लिए अर्जी लगाई है। लालू प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है। इससे पहले उन्हें चारा घोटाला के 3 मामलों में जमानत दी गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने हाथ जोड़कर की एक होने की अपील, कहा जनता ने हमें हमारी गलतियों की सजा दे दी। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को राजद के 24वें स्थापना दिवस समारोह में कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर अपील की कि आपसी मतभेद भूलकर एक हो जाइए। सरकार बनी तो सभी का सम्मान रखा जाएगा। जानता हूं कि पार्टी में पुराने कार्यकर्ता या नेता नाराज हो सकते हैं, हालांकि मैं सभी की इज्जत करता हूं। हमने पार्टी से किसी को हटाया नहीं है, उपेक्षा भी नहीं की है। पार्टी एकजुट हुई तो 2020 से परे 2035 तक हम देश की सत्ता पर काबिज होंगे। गलतियों के लिए जनता ने हमें 15 साल से विपक्ष में बैठाकर सजा भी दी। राज्य कार्यकाल में आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी ने राजद कार्यकाल के 15 साल में हुई भूल के लिए अपनी माफी वाले बयान के बारे में सफाई दी कि मैं रीढ़ वाला हूं। गलतियों के लिए जनता ने हमें 15 साल में विपक्ष में बैठाकर सजा भी दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि राजद को बांटने वालों को प्रदेश की जनता ने तवज्जो नहीं दी है। इससे पहले तनवीर हसन, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी आदि वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। संचालन पार्टी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, सीईओ की मिली रिपोर्ट, जल्द प्रदेश का दौरा कर सकती है इलेक्शन कमीशन की टीम। जी हां दोस्तों, बिहार में इसी साल हो सकता है विधानसभा चुनाव। तैयारियों की समीक्षा करेगी चुनाव आयोग की टीम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की टीम बहुत जल्द प्रदेश का दौरा करेगी। इस दौरान आयोग की टीम बिहार के आला प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात करेगी। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट आयोग को मिल गई है। चुनाव आयोग बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट और उनमें दिए गए सुझावों पर गौर भी कर रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए ईवीएम के बटन दबाने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करने का विकल्प सुझाया है। साथ ही जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं है उन्हें चुनाव आयोग की ओर से मतदान से ऐन पहले खादी के मास्क देने की बात भी कही गई है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण और फैलाव से बचा जा सके। चुनाव आयोग ने बिहार में 65 साल से अधिक और कोरोना संक्रमित या क्वारंटीन मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने की सुविधा दी है। इस एहतियाती सुविधा का ऐलान होने के बाद बिहार में सबसे पहले चुनाव प्रस्तावित है। लिहाजा बिहार पहला राज्य बनेगा जहां ईवीएम के दौर में बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल होगा। गौरतलब है कि बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। बिहार दागियों को बनाया उम्मीदवार तो पार्टियों को चुनाव आयोग में बताना होगा कारण। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रैली से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। नीतीश की वर्चुअल रैली 7 अगस्त को होगी। जेडीयू का दावा है कि इस रैली से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए 10 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बोले भविष्य में कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी की नाकामी होगी स्टडी में शामिल। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की स्थिति लगातार बिगड़ती हुई दिख रही है। देश में हर रोज औसतन 20,000 कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 24,248 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 425 लोगों की इस वायरस से जान चली गई है। भारत अब रूस को पीछे छोड़कर कोरोना के संक्रमण के मामले में टॉप 3 में पहुंच गया है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए वेंटिलेटरों की क्वालिटी पर उठे सवाल। राहुल बोले, खतरे में डाली जा रही लोगों की जान। राहुल गांधी ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि भविष्य में जब फेलियर पर कोई स्टडी होगी तो इन बातों को बताया जाएगा। राहुल गांधी ने अपने वीडियो के कैप्शन में कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी का लागू करने का जिक्र किया है। राहुल गांधी का कहना है कि इन्हें हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल के फेलियर के तौर पर पढ़ाया जाएगा। ट्वीट के साथ साथ राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को 21 दिनों में जीता जाएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि अब कोरोना वायरस से जारी जंग के 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, जबकि भारत कोरोना वायरस की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। आपको बता दें, राहुल गांधी कोरोना वायरस के दौरान सरकार की ओर से ली जा रही लापरवाही को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। रविवार को भी राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड के पैसों से खरीदे गए वेंटिलेटर की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर कहा था कि सरकार लोगों की जान खतरे में डाल रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पीएम केयर्स फंड का पैसा अच्छे उपकरणों के खरीदने के लिए उपयोग किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के सवाल, पीएम केयर्स में अपारदर्शिता से खतरे में है जिंदगियां। 50,000 की जगह खरीदे गए सिर्फ 1340 घटिया वेंटिलेटर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को सरकार पर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी नहीं कर लॉकडाउन का समय बर्बाद करने और कोविड-19 रोगियों के लिए घटिया वेंटिलेटर खरीदने का आरोप लगाया। जबकि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम केयर्स कोष में अपारदर्शिता से भारतीयों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा, निजी कंपनी से खरीदा घटिया वेंटिलेटर। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पीएम केयर्स में अपारदर्शिता से भारतीयों का जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है और सार्वजनिक धन का इस्तेमाल घटिया सामग्री खरीदने में हो रहा है। उन्होंने एक खबर को भी टैग किया जिसके अनुसार एक निजी कंपनी घटिया गुणवत्ता वाले वेंटिलेटर मुहैया करा रही है। ये वेंटिलेटर पीएम केयर्स कोष से खरीदे गए हैं। हालांकि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी वेंटिलेटरों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया, वेंटिलेटर घोटाला, 50,000 वेंटिलेटर के लिए आवंटित 2,000 करोड़ रुपए में से 23 जून तक केवल 1340 वेंटिलेटर की आपूर्ति हुई, खुली निविदा नहीं हुई। घटिया गुणवत्ता, प्रति वेंटिलेटर बताई गई 1.5 लाख रुपए की राशि के बजाय 4 लाख रुपए में इन्हें खरीदा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नहीं मिल रहे लेबर, मजदूरों को वापस काम पर बुलाने के लिए फ्लाइट टिकट, खाना और फ्री रहने को दे रही कंपनियां। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण देश में अचानक लॉकडाउन किया गया था। 2 महीने चले लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी दुकानें, इंडस्ट्री और कंपनियां बंद हो गयी, जिसके कारण मजदूरों और कम तनख्वाह वाले लोग बेसहारा और बेरोजगार हो गए। काम नहीं होने के कारण मजदूर अपने गाँव को जाने लगे। कोई साइकिल से घर पहुँचा तो लाखों लोग पैदल ही हजारों किलोमीटर चले। अब अनलॉक शुरू हो चुका है, कंपनियां खुल गई हैं और अब मजदूरों को वापस बुला रही है, लेकिन वे वापस आने में हिचक रहे हैं। कंपनियां प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। हालांकि कुछ कंपनियां शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त यात्रा टिकट, आवास और भोजन जैसे लाभों का वादा कर रही है। अन्य लोग आसपास के स्थानों से नए लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं। यहाँ तक कि कंपनियां गाँव के प्रमुख से भी बात कर रही है कि लोगों को काम के लिए भेजें। बदले में कंपनियां मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और साथ ही उनके आने जाने की व्यवस्था भी खुद ही करने को तैयार है। बहुत से मजदूरों ने लौटने की इच्छा भी जताई है, लेकिन ऐसा करने के लिए कंपनियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 64 लाख मजदूर मिलने में आ रही है दिक्कत। राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष राजन बंदेलकर ने बताया कि श्रम की कमी ने निर्माण परियोजनाओं को प्रभावित किया है, जिसको अब पूरा होने में समय लगेगा। वहीं मुंबई की एक फार्मा कंपनी ने पिछले 3 महीनों में लेबर की बहुत दिक्कत झेली है, जिसके बाद वह अपने कर्मचारियों को आने जाने के लिए बस की सुविधा तक मुहैया करा रही है।
KEC इंटरनेशनल के MD और CEO विमल केजरीवाल बताते हैं कि उनकी कंपनी के करीब 2/3 मजदूर वापस आ चुके हैं। वह बताते हैं कि कंपनी की तरफ से मजदूरों के परिवारों और गाँव के सरपंचों को मजदूरों की सुरक्षा का वादा किया जा रहा है। केजरीवाल बताते हैं कि कुछ इलाकों में तो मजदूरों को फ्लाइट से भी वापस लाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का सवाल, सरकार बताए कानपुर का अपराधी किसके संपर्क में था। जी हां दोस्तों, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल किया है कि उसे साफ करना चाहिए कि कानपुर का अपराधी किसके संपर्क में रहा है और कौन सत्ताधीश उससे मिलने आते थे। यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि ध्वस्त कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भाजपा सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष पर आरोप मढ़ देती है। निरंकुश अपराधी अपनी गतिविधियां बेखौफ चलाते रहते हैं। सरकार और उसका पूरा प्रशासनिक तंत्र क्यों सोता रहा। सरकार को यह तो स्पष्ट करना चाहिए कि कानपुर का अपराधी किसके संपर्क में रहा और कौन सत्ताधीश उससे मिलने आते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता आम बात है। अपराधियों को संरक्षण, भाजपाइयों को हर अपराध में आरक्षण और जनता के लिए संघर्षशील समाजवादियों पर झूठे मुकदमे लगाना ही भाजपा का रामराज्य है। मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर ST हसन, 4 विधायकों, एक पूर्व विधायक समेत 50 समाजवादी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमों का क्या औचित्य है। यादव ने कहा कि भाजपा दमन के रास्ते पर चल रही है, जनता इसका स्वयं करारा जवाब देगी। समाजवादी कार्यकर्ता बाहर से आए श्रमिकों को भोजन बांट रहे थे तो उन पर भी मुकदमे लगा दिए गए। सरकार बदले की भावना से काम करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कोरोना संकट की आड़ में अपनी लापरवाहियों पर पर्दा डालती रही है। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाना शर्मनाक है। मेरठ में 2500 रुपए लेकर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देने का गोरख धंधा चल रहा है। रामपुर में एक क्वारंटाइन सेंटर में युवक ने छत से कूदकर जान दे दी। परिजनों ने सेंटर पर अव्यवस्था और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यादव ने कहा कि सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित कर उन्हें मालाएं पहनाने वालों को शर्म आनी चाहिए कि उन्नाव में उन्हें कई माह से वेतन नहीं दिया गया है। उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री की टीम 11 हो या नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अब सभी अपने दायित्वों के निर्वहन में टाल मटोल करने लगे हैं। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर अपनी गलतियां छुपा रहे हैं। इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा होते हुए भी सब आंखें मूंदे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ना तो कानून व्यवस्था संभाल पा रही है और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था। नेताओं, अफसरों और माफियाओं के गठजोड़ से स्थिति बिगड़ती जा रही है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज दबाने के काम में हो रहा है। इससे समाज का हर वर्ग परेशान है। प्रदेश में अराजकता, व्यवस्था और अत्याचार की बाढ़ आई हुई है। जनता के लिए यह स्थिति असहनीय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ना मास्क, ना 2 गज की दूरी, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ही उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। जी हां दोस्तों, शिवपुरी के पोहरी में कार्यक्रम के दौरान नियमों की अनदेखी, बिना मास्क पहने दिखाई दिए स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की गई। इस दौरान ना तो मंत्री जी मास्क लगाए हुए दिखे और ना ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मास्क लगा रखे थे। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। सब एक साथ खड़े हुए हैं। शिवपुरी जिले के पोहरी में आए मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जोरदार स्वागत हुआ। मंत्री के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा भी मौजूद रहे। नरोत्तम मिश्रा ने मंच से सफाई दी कि जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा है उसमें चवन्नी का भी लेन देन नहीं हुआ। कोरोना के बीच इस चुनावी मंच से नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण कार्ड भी खेल गए। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह नहीं की गई। खुद स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मास्क नहीं लगाए हुए थे और न ही बीजेपी कार्यकर्ता मास्क लगाए हुए थे। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजू बाथम ने दोनों मंत्रियों को अपनी ओर से सम्मान में तलवारें भेंट की। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुरेश राठखेड़ा अभी हाल ही में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सुरेश राठखेड़ा पोहरी से विधायक थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने विधायकी छोड़ दी थी। राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने कहा कि महाराज ने नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी दी है कि पोहरी को आप जिताएं, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण मतदाता अधिक हैं। इस मौके पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की सरकार गिराने में लेन देन की अफवाह पर सफाई देते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपमान के चलते कांग्रेस को छोड़ा। यह राजनीतिक घटनाक्रम था, न कि आर्थिक घटनाक्रम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने सुरेश को चवन्नी भी नहीं दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार
तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, जी हां दोस्तों, आरजेडी ने अपने स्थापना दिवस पर रविवार को साइकिल मार्च निकाला। दरअसल 5 जुलाई 1997 को दिल्ली में जनता दल से अलग होकर लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। तभी से प्रतिवर्ष आरजेडी का स्थापना दिवस मनाने की परिपाटी है। कोरोना के चलते इस बार कुछ अलग तरीके से आरजेडी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान महंगाई के विरोध में साइकिल चलाकर आरजेडी नेताओं ने केंद्र सरकार का विरोध किया। वहीं इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले ही मैंने कहा था कि केंद्र सरकार कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगर कमी नहीं लाती है तो इसका विरोध प्रदर्शन पूरे बिहार में करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि पंचायत, वार्ड और जिला स्तर पर 5 किलोमीटर तक प्रत्येक जगह साइकिल चलाकर प्रदर्शन किया जाएगा। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं और लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है। आरजेडी नेता ने कहा कि बीजेपी को तब महंगाई डायन नजर आती थी और अब महंगाई भौजाई नजर आ रही है। दाम बढ़ाने से आम नागरिक से लेकर किसानों का जो लागत आता है उसमें बढ़ोतरी होती है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी का 24वां स्थापना दिवस है और यही कारण है कि आज आवास से पार्टी कार्यालय साइकिल चलाकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार की है। बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया और बिहार का विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि मेरे विरोध में लोग कुछ भी बोले, अब हमारा ध्यान उस पर नहीं है, क्योंकि हम जनता के बीच में हैं। जनता की आवाज और जनता के दर्द को हम सामने लाने का काम कर रहे हैं। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा, नीतीश कुमार पर हत्या का आरोप लगा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू के 2 दर्जन विधायक आरजेडी में आने को बेकरार। एमएलए गुलाब यादव ने किया दावा। कहा, अपना घर संभाले नीतीश। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक गुलाब यादव ने आरजेडी में टूट की खबरों को जेडीयू और बीजेपी के पैसे पर फैलाया गया अफवाह करार दिया है। लालू फैमिली के करीबी विधायक गुलाब यादव ने कहा है कि जेडीयू के 2 दर्जन विधायक राष्ट्रीय जनता दल में आने को बेकरार है। नीतीश कुमार अपना घर संभाल ले, वहीं उनकी उपलब्धि होगी। झंझारपुर से आरजेडी विधायक गुलाब यादव ने कहा कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होना तय है। ये बात जेडीयू और बीजेपी के विधायक भी समझ रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के पास 2 दर्जन से ज्यादा जेडीयू विधायकों का आवेदन पहुंच चुका है। हालांकि आरजेडी ने तय किया है कि सोच विचार कर ही किसी को पार्टी में शामिल कराने का फैसला लिया जाएगा। विधायक ने आरजेडी में टूट की खबरों को जेडीयू बीजेपी द्वारा प्रायोजित अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार में दम है तो वे आरजेडी में टूट कराकर दिखाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे के बल पर विधायकों को खरीदने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो भी फेल हो गया है। सरकारी तंत्र का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन इससे आरजेडी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी के स्थापना दिवस पर आया लालू का संदेश। कार्यकर्ताओं से बोले, कमर कसिए, घर घर पहुंचने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, राजद के 24वें स्थापना दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में हुआ, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि आज खास दिन है और हमें लालू जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है, गरीब की लड़ाई को लड़ना है। इस बीच अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं के बीच स्थापना दिवस का संदेश भेजा है। लालू यादव के ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के जिस झंडे को आप कार्यकर्ता थामे हैं, उसके समग्र और समता मूलक विकास के संदेश को घर घर तक पहुँचाने का समय आ गया है। समाज को तोड़ने वाले हम जोड़ने वालों से कभी मजबूत नहीं हो सकते। कमर कसिए और जन जन को जगाइए, गले लगाइए और अपना बनाइए। राष्ट्रीय जनता दल के जिस झंडे को आप कार्यकर्ता थामे हैं, उसके समग्र और समता मूलक विकास के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का समय आ गया है। समाज को तोड़ने वाले हम जोड़ने वालों से कभी मजबूत नहीं हो सकते। कमर कसिए और जन जन को जगाइए, गले लगाइए और अपना बनाइए। इधर राजद के स्थापना दिवस के मौके तेजस्वी यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की अनुपस्थिति पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि आज उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया तो उन्हें फंसा दिया गया, साजिशों का अंबार लगा दिया गया। लालू यादव ने बेजुबानों को जुबान देने का काम किया, समाज के पिछले पायदान के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करवाया। सदियों से जिनका शोषण होता रहा, लालू यादव की वजह से ही वे आज सत्ता में हैं। आज लालू यादव की सबसे ज्यादा जरूरत है। लालू एक विचार है जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को थोड़ा धैर्य रखने और आपसी मतभेद मिटाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि आज लालू यादव की पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो बलिदान और कुर्बानी लालू यादव ने पार्टी को दी है, उसका 5% भी हम खुद से दे तो आरजेडी को कोई माइकलाल छू नहीं सकता।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का योगी पर निशाना, क्राइम में टॉप पर यूपी, प्रचार में अपराध मुक्त। जी हां दोस्तों, 2 जुलाई की रात कानपुर में 8 पुलिस वालों की हुई। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्राइम में यूपी देश में टॉप पर है और सीएम योगी के प्रचार में यूपी अपराध मुक्त हो चुका है। जवाबदेही किसकी है? प्रियंका ने ट्वीट करके कहा कि पिछले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश में करीब 50 हुई। सीएम के प्रचार में तो यूपी अपराध मुक्त हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आंकड़ों के अनुसार कई अपराधों में यूपी पूरे देश में टॉप पर है। आज फिर जौनपुर में एक नशा का मामला सामने आया। अब बहुत हुआ, जवाबदेही किसकी है? पिछले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश में करीब 50 हत्याएं हुई। सीएम के प्रचार में तो यूपी अपराध मुक्त हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आंकड़ों के अनुसार कई अपराधों में यूपी पूरे देश पर टॉप पर है। आज फिर जौनपुर में एक नृशंस हत्या का मामला सामने आया। अब बहुत हुआ, जवाबदेही किसकी है? बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 2 जुलाई की रात पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला हुआ था। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में क्षेत्र अधिकारी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विकास दुबे ने दीवार में चुनवा कर रखा था असलहा और बारूद, घर में मिला बंकर। इससे पहले प्रियंका ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है। इतनी भयावह घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी में गुंडाराज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिवारजनों के साथ है और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।